हेलो, आई एम आयुष शर्मा। आज का टॉपिक है कॉलम्स लॉ। जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे कॉलम्स लॉ का और उसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अभी कॉलम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है वो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस उनके साइज से बहुत बड़ा हो। तो उस केस में हम उनके साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं एक्सप्रेशन में, उसे कहते हैं पॉइंट चार्जेस। अब जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा किसी भी मीडियम के लिए, तो देखते हैं जनरलाइज फॉर्म के है। तो सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के, और दोनों को मैं लाइक चार्जेस यहाँ पे लेट कर लेता हूं। दोनों पे जो कॉलम्स फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा F। तो इनके सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो है सपोज R। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, कॉलम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूं जनरलाइज फॉर्म में, तो वो होता है 1/4πε Q1 Q2 बाय उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड होता है कॉलम फोर्स का जनरलाइज फॉर्म में। अभी जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जो भी मीडियम बीच में है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम कह सकते हैं या मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, जो एप्सिलॉन है इसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। अब इसमें जो एप्सिलॉन आर है उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम की बात हो रही है, जो भी मीडियम बीच में है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान देंगे ये परमिटिविटी है उस मीडियम की और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स बनाया, सेंट्रल फोर्स से दिख रहा होगा यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है एफ, इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इस तरीके से। अब अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूं तो जनरलाइज फॉर्म में एफ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसका मैं। तो एक फॉर्म ये इस तरीके से लिख सकते हैं और एक इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहां से इस एप्सिलॉन आर को हम डिफाइन करते हैं, ये एप्सिलॉन आर क्या है। और इस तरीके से ये एप्सिलॉन आर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। चलिए मैं इसको वैक्यूम में आपको दिखाता हूँ, जो आपको वैक्यूम में याद है फॉर्मूला वो कैसे आया। अब अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म यही है। तो वैक्यूम के अंदर जो एप्सिलॉन आर होता है उसका वैल्यू होता है 1। अब इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूं तो एफ वैक्यूम आ जाता है यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन आर को मैंने जैसे 1 पुट किया तो फॉर्मूला रिड्यूस हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में। जबकि जनरलाइज फॉर्म ये थी, तो इसी जनरलाइज फॉर्म से मैं वैक्यूम पे लाया। अब ये एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। अगर बात करें एप्सिलॉन आर की वैल्यूज की, तो एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मिनिमम वैल्यू होता है +1। तो ये एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अब यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर का आपको डेफिनेशन बताऊं, तो एप्सिलॉन आर को आप डिफाइन कर सकते हैं इनकी फॉर्म में, परमिटिविटी के फॉर्म में और फोर्सेस के फॉर्म में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, इस एप्सिलॉन आर को के भी कह सकते हैं। जो के है इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। जो भी मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। अब जैसे एप्सिलॉन आर यहाँ पे रखा हुआ है, इसी तरीके से इस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, इसको जनरलाइज फोर्स एक्सप्रेशन जो है, कॉलम फोर्स एक्सप्रेशन, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही चीज है, क्योंकि एप्सिलॉन आर को हम के भी लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन आर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो किस तरह से डेफिनेशन बनेगा इसका, तो अभी मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहां से एप्सिलॉन आर का जो डेफिनेशन होगा वो होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को के भी कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें या एप्सिलॉन आर कहें, वो बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के।
किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। और इसका एक और डेफिनेशन बनता है, वो डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, या के बोले, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम, एनी मीडियम। तो इस तरह का डेफिनेशन भी आता है। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम आया कैसे। तो हम जनरल इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपली एक्सप्रेशन को। तो एफ वैक्यूम आता है, वो दिखा हुआ है यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 अगर इसको सॉल्व करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा, तो पता लग जाएगा ये भी बन सकता है इसका एक्सप्रेशन। और एक एक्सप्रेशन होता है वैसे इसका, C बाई सी नॉट। ये C बाई सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हो तो इसका कैपेसिटेंस होता है C, और C नॉट कब है, जब उसके बीच में वैक्यूम हो। तो एक और डेफिनेशन है, इसको धीरे धीरे आगे हम लेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये दो डेफिनेशन तो क्लियर होते हैं। अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं एप्सिलॉन आर का यूनिट और डायमेंशन, तो एप्सिलॉन आर का यूनिट आता है यूनिटलेस, और इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहूं तो डायमेंशन होता है डायमेंशनलेस। अब कैसे डायमेंशनलेस आ रहा है, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है ना कोई डायमेंशन है। तो के या एप्सिलॉन आर, के भी बोल सकते हैं, तो के या एप्सिलॉन आर ना तो इसका यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। बट अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन की, इन दोनों का यूनिट और डायमेंशन दोनों ही होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं एप्सिलॉन नॉट का, फिर से बता देता हूं। तो एप्सिलॉन का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम, एप्सिलॉन लिख रहा हूं, एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम अंडरस्टूड है वो, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए, आर सेम, ये सेम होते हैं। ठीक है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा। और वो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स से निकालते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे, फोर्स को नीचे ले आएंगे, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा यहां से ऐसे के का निकाल लेते हैं, एफ आर स्क्वायर Q1 बाई Q2। ठीक है, तो एफ का डायमेंशन है ये डायमेंशन आ जाएंगे के, इसको रिवर्स कर दोगे तो एप्सिलॉन का डायमेंशन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, यानी m-1 l-3 T4 और 8-2। तो डायमेंशन निकाल सकते हैं आप इजीली। तो इनका डायमेंशन जो है वो दोनों का सेम आ जाएगा डायमेंशन से निकाल। और बात करें इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट आएगा यहां से, तो के का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कॉलम स्क्वायर। तो दोनों का यूनिट सेम होगा और डायमेंशंस भी सेम होगा, और एप्सिलॉन आर का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। वो आपको पता लग रहा है कैसे, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। तो ये बात मैंने बताई जनरलाइज आपको, कि जनरलाइज फॉर्म होती क्या है कॉलम्स लॉ की, यही होती है। अब जरा के की बात करते हैं, फोर्स में क्या फर्क पड़ता है जैसे जैसे मैं मीडियम पढ़ू। सपोज मेरे पास दो मीडियम है, अगर मैं दो चार्जेस लेता हूं Q1 और Q2, इनके बीच में वैक्यूम है, तो जो कॉलम फोर्स लगेगा F, वो लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं इसी डिस्टेंस को फिक्स रखता हूँ, ये जो R डिस्टेंस है, इस R डिस्टेंस को फिक्स रखता हूँ, बीच में वैक्यूम की जगह एक ऐसा मीडियम ले लेता हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो सपोज मैंने यहां लिया इस तरीके से, ये लगा F डैश, और बीच में मैंने वैक्यूम की जगह ले लिया कोई मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इस पे जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
तो यहां से क्लियरली एक बात समझ में आई कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है के के। अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रखूं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रखूं और सिर्फ मैं मीडियम को चेंज करता जाऊं, तो मीडियम का जितना बड़ा के होगा, जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उतना फोर्स कम लगेगा। अगर वैक्यूम है तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। दो पर्टिकुलर फोर्सेस को, चार्जेस को ले लें और बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दें, मीडियम चेंज करते रहें, तो जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो वैक्यूम लगा सकता है। यहां से पता लग रहा है, क्योंकि के जो है वैक्यूम का मिनिमम होता है, वो होता है 1। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, के अगर बढ़ता जाए तो फोर्स कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर का एक केस लूं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का और वैक्यूम का, तो अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लूं बीच में मीडियम, और यहाँ पे मैं फोर्स चेक करूं एफ वाटर का मैग्नीट्यूड, तो एफ वाटर का मैग्नीट्यूड के जो होता है वाटर का, वो नियरली हम 80 लेते हैं। अब जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या एप्सिलॉन आर है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और मीडियम के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर का के भी बदलता है, बट हम स्टैंडर्ड जो बुक्स में लेंगे वो 80 लेंगे, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो के का वैल्यू 80 की देखा जाता है। अब यहां से क्या समझ में आता है कि फोर्स इन वैक्यूम, अगर मैंने इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया वाटर में, उतना ही डिस्टेंस रखा वैक्यूम में, उतना ही डिस्टेंस रखा वाटर में, और दोनों चार्जेस भी सेम रखे, तो फोर्स जो वैक्यूम में है होगा 80 टाइम्स फोर्स इन वाटर। इस एग्जांपल से समझ में आता है कि वैक्यूम में 80 टाइम्स फोर्स होगा वाटर के, तो वाटर में फोर्स इतना कम होगा। यानी जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन आर या के का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू वैक्यूम में होता है 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू, गलत बोल दिया मैंने, मिनिमम वैल्यू 1 वैक्यूम में होता है के का, और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में होगा इन्फिनिटी। अगर अभी तक मैंने वाटर पढ़ाया, अब तक मैंने वैक्यूम बोला, या मैं एयर बोल दूं, अगर मैं वैक्यूम, एयर, इसके बाद किसी कंडक्टिंग मीडियम को बीच में लिया हूं, जैसे आयरन रख दूं या कोई और कंडक्टिंग मीडियम रख दूं, तो उसमें एप्सिलॉन आर होता है इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी का मतलब होता है फोर्स होगा वहां पे 0। तो किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के लिए अगर बीच में कंडक्टिंग मीडियम रख दें, इन्फिनिटी, ठीक है। एयर में, वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिनिमम होता है 1, मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, मिनिमम होता है 1। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कैसे होता है। अभी परमिटिविटी का हम डेफिनेशन लेते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। एक्चुअली परमिटिविटी का मतलब होता है किस एक्सटेंट पे पोलराइजेशन हो सकता है किसी भी मीडियम में। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी किसी भी मीडियम की, तो उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसके पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का। यानी अगर मैं वैक्यूम लेता हूं तो वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है, तो दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको अपोज करने वाले पार्टिकल्स नहीं है, वो पोलराइज नहीं हो रहे। लेकिन जैसे जैसे के बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे अगर के बढ़ रहा है तो के बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजेशन का इफेक्ट बढ़ेगा। पोलराइजेशन का इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने वाला फील्ड बनेगा, जिससे मिनिमम फोर्स लगेगा। फोर्स डिक्रीज होगा, अगर के मैक्सिमम हो जाए तो मिनिमम फोर्स लगेगा। तो ये जनरलाइज फॉर्म के बारे में बताया किस तरीके से के का वैल्यू वेरी करता है, क्या उसके डायमेंशंस होते हैं, और मीडियम में कैसे वो फोर्स को कम करता है। ओके, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सपोज मेरे पास दो पार्टिकल हैं Q1 और Q2। पॉजिटिव लेट कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस Q1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बनाएंगे R1 वेक्टर। अगर Q2 का पोजीशन वेक्टर बनाओ तो R2 वेक्टर, यहां से बनाया पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में बनाऊं, या कहें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। इसे नाम देता हूं R21। और इससे अगर इस तरफ बनाऊं, ऐसे इसको उल्टा करें, इसका नाम देते हैं R12। ये पॉजिटिव ये रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा इस तरीके से। इसका नाम देंगे F, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर।
और इसका नाम देंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर ड्यू टू Q2, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है, R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाऊं तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनेगा R21 यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर है R21 पूरा, तो यूनिट वेक्टर उसी के अलॉन्ग बनेगा R21 1 मैग्नीट्यूड का, और R12 वेक्टर बनेगा इस तरीके से। R12 कैप यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए। अब अगर वेक्टर फॉर्म में कॉलम्स लॉ को लिखना हो तो कैसे, जैसे पहले मैं आपको बता दूं F21 क्या है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इस तरीके से नाम इस तरीके से दिया जा रहा है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1, और जो R यहां से यहां तक बना है R21, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में कह सकते हो, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मुझे F21 लिखना हो, वेक्टर, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो F21 के अंदर दो चीजें होंगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड और साथ में लिखूं डायरेक्शन तो मेरा वेक्टर पूरा होगा। मैग्नीट्यूड होगा, बीच में वैक्यूम लेट करके चल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या इसको Q2 Q1 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं R21 मॉड का स्क्वायर। एक ही बात है, R12 का स्क्वायर लिखें, R21 का स्क्वायर लिखें। आगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन लिखेंगे R21 कैप। अभी R21 कैप इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो फोर्स है F21 ये इसके डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में R21 कैप, तो डायरेक्शन ये है ना, तो R21 लिख दिया उधर मैंने। अब एक फॉर्मेट, एक तरीका तो ये है वेक्टर फॉर्म लिखने का, एक तरीका और है, इस R21 को लिख सकते हैं R21 का मैग्नीट्यूड। अब R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे लिखा, सिंपल वेक्टर अलजेब्रा है, ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो उसी तरीके से R21 वेक्टर को लिख सकते हैं, R21 कैप को लिख सकते हैं R21 वेक्टर R21 मैग्नीट्यूड। अब इसको अगर वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो F21 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1। तो ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं F21 को, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अगर F12 लिखें सेम चीज, F12 वेक्टर, F12 का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर और R12 कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। R12 ये डायरेक्शन देख रहे हैं, F12 इसके डायरेक्शन में R12, अब इस R12 को क्या लिख सकता हूं, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा F12 वेक्टर इस तरीके से। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि R21 वेक्टर है ये और R12 वेक्टर है ये, तो यहां से कह सकता हूं कि R12 वेक्टर जो है वो R21 के नेगेटिव है, इस तरीके से। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए, R21 का मॉड R12 का मॉड सेम है, Q1 Q2 सब कुछ सेम है, तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट बराबर है। बस इन दोनों में क्या फर्क है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहां से कह सकते हैं इसको यूज करें और 12 को यूज करें तो F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर के बराबर है। एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये वेक्टर फॉर्म होती है कॉलम्स लॉ की। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे इन दोनों को यूज करके। वेक्टर फॉर्म की एप्लीकेशन का क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा होगा। दो चार्जेस रखे हुए हैं स्पेस में, यहाँ पे रखा हुआ है और ये रखा हुआ है यहाँ पे।
आपको बोला F12 और F21 निकालें, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बस ये निकालना है और कुछ नहीं है। अभी F12 या F21 शुरू करते हैं F12 से, तो अगर F12 में निकालू तो F12 का एक्सप्रेशन अभी बताया, अब इस एक्सप्रेशन में एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जब भी मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं Q1 Q2 को मैग्नीट्यूड पुट नहीं करना, विद साइन पुट करना है। उसका क्या रीजन अभी करके बताता हूँ। यहाँ तो फिलहाल दोनों पॉजिटिव है, बट बता रहा हूं कि विद साइन पुट करेंगे आप। अब इसमें क्या करना है, R12 वेक्टर निकालना है सबसे पहले। तो अभी R12 वेक्टर क्या होता है, तो R12 वेक्टर को ऐसे पढ़ सकते हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आसान भाषा में बोलो इसको मानो ओरिजिन, और यहां से एक वेक्टर लगाओ ऐसे, तो इसे कहते हैं R12 वेक्टर, ठीक है। इसका वेक्टर बनाना है, इसका इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, तो 1 - 3 - 2i, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनके बीच का, यहां से यहां तक, तो -2i, 3 - 5 - 2j, 2 - 1 k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 9, तो 3। अब बस इसको यहाँ पे पुट कर देना है, तो F12 कितना आ जाएगा हमारा, 9 × 10⁹9, Q1 Q2 5 × 3 15 × 10⁻12 अपॉन 3 का क्यूब इंटू वेक्टर। तो आंसर आता है यहां से F12 वेक्टर का 5 × 10⁻7 -2i -2j -12 है, तो कितना -3। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, 9 × 10⁻9 वो लिखा हुआ है, 3 का क्यूब 3 3 3 ऊपर 15 × 10⁻12, 3 × 5 15 10⁻12, 5 × 10⁻3, ठीक है, ओके, प्लस k। ये मेरा आ गया F12 वेक्टर। अब बोला F21 भी निकाल दो फिर, तो F21 एक्शन रिएक्शन पेयर नेगेटिव ऑफ, तो F21 आ जाएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव और एज इट इज आगे। अगर इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊं, तो ये F21 वेक्टर और ये F12 वेक्टर। अब बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकाल दे, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, आपको ये पता होना चाहिए पहले, एक्शन रिएक्शन पेयर है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो अगर एक का मैग्नीट्यूड निकाल दो दूसरे का आ जाएगा, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका, बेसिक वेक्टर अलजेब्रा, तो इसका स्क्वायर बाहर कर लिया पहले 10⁻³ और अभी मैंने करके दिखाया इसका 3, तो 15 × 10⁻³ न्यूटन। बस क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि R12 मैंने बनाया कैसे, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाया इसके रिस्पेक्ट में, ऐसे R21 कैसे बनाऊंगा, ऐसे इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसको ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ से यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाल दो इस तरफ, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा दो, ठीक है, जैसे आपको लगे वैसे आप बना सकते हैं इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम सिंपल लें इस तरीके का कि सपोज ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, दो चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 कॉलम सपोज पॉजिटिव, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 कॉलम, इसके पोजीशन दी हुई है आपको 2 0 0 -2, और इसकी पोजीशन दी हुई है 2 0 0, और आपको फिर से क्या बोलते हैं, आप यहां पे निकालो F21 और एंड F12 निकाले, और उनका मैग्नीट्यूड भी निकाले, आगे भी बोला हुआ है एंड मैग्नीट्यूड्स। अब इसके अंदर हम चाहे तो ये पूरा प्रोसीजर करें,
या थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये दोनों एक ही एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो इससे इस तक का डिस्टेंस मुझे पता लग रहा है 4, मान लेते हैं मीटर में है सब, तो 4 पता लग रहा है। मैं सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है। आप 1 2 निकालो या 2 1 निकालो। अगर सिंपली मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बता रहा हूं। आप मैग्नीट्यूड निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से। आर दिख रहा है 4 है, Q1 Q2 पता ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा फाइंड कर लेंगे। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, तो इसको मैं Q1 कह रहा हूँ, इसको मैं Q2 कहता हूँ। जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 क्या आ जाएगा, आपका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उस मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, साथ में लगा देंगे आई कैप, मैग्नीट्यूड और आई कैप। और इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड F12 में क्या करेंगे, यह है F12, इसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप, क्योंकि इस तरफ लग रहा है। तो इस पूरे फॉर्मेट को करने से आसान आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जब एक ही एक्सिस में, तो इधर आई कैप इधर माइनस आई कैप मैग्नीट्यूड के साथ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड सेम है, 3 चार्जेस रखे हुए हैं और सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है सेम साइन का कैपिटल Q। उससे नेट फोर्स इस पे कितना होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा। सेंट्रॉइड, अच्छा सेंट्रॉइड आपको पहले पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है। जहां पे तीनों मीडियन साइड के इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंट्रॉइड होगा। तो ये इसको पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इस तरीके से, तो यहां से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इसे Fa कह देते हैं, ये एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसे Fc कह देते हैं, और ये एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसे Fa कह देते हैं। अब यहां से देखेंगे ये सेंट्रॉइड है, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, इस लाइन को ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं, तो ये वाला पार्ट BQ, CQ और AQ, तो BQ, CQ और AQ होगा इक्वल, होगा 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ द मीडियन। तो तीनों में इस तरफ से 2/3 ऑफ मीडियन ये सेम, QQ सेम, यानी तीनों जो फोर्सेस लगेंगे FA FB और FC, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी F होता है ना KQQ बाय आर स्क्वायर, इसमें Q भी सेम आर स्क्वायर भी सेम, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, तीनों का मैग्नीट्यूड सेंटर पे लगेगा, पूरा होता है 360। तो इन दो के बीच का एंगल बनेगा 120, इन दो के बीच का एंगल बनेगा 120 और ये भी बनेगा 120। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में एंगल 120 है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 60 डिग्री, यानी बीच में बिल्कुल, और इसका मैग्नीट्यूड इनके बराबर ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैंने F के बराबर बताया, इसको F के बराबर बताया, तो ये भी होगा F, और नीचे लग रहा होगा F, इसका मैग्नीट्यूड F। अब इस पॉइंट पे, यानी इस चार्ज पे ऊपर लग रहा है F और नीचे लग रहा है F, तो आपको पता लग रहा है जो नेट फोर्स है Q पे, तो नेट फोर्स ऑन Q लगेगा 0। अब ये मैंने क्या किया, 120 डिग्री एंगल, आपको बेसिक वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए होगा। तो अगर एक वेक्टर ये A है और दूसरा वेक्टर इस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड उसके A के बराबर ही है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो B वेक्टर के बराबर है, और बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है इनके बीच में 60 डिग्री से, और उसका मैग्नीट्यूड भी जो होता है वो इनके बराबर ही होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी ऐसा ही होगा। तो इस नॉलेज को मैंने यूज किया और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अब इससे एक चीज और समझ में आती है, कोई भी रेगुलर फिगर, चाहे रेगुलर फिगर मतलब जैसे स्क्वायर हो, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, या आगे और हम बढ़ाते जाएं, अब उन सब के वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रखे हो, सेम चार्ज रखे हो, और बीच पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, या कोई एक चार्ज रख दिया इस तरीके से और उस पर नेट फोर्स हमें निकालना हो, तो हमेशा 0 आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर है, सेम सिचुएशन लेते हैं स्क्वायर की, तो अगर मैं स्क्वायर लूं और स्क्वायर के चारों वर्टिस पे Q चार्ज रख दूं और उसके सेंटर पे एक कैपिटल Q रख दूं इस तरीके से, इसमें नेट फोर्स निकालना हो, तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो भी आएगा 0। अगर ऐसे ही मैं एक पेंटागन बना लूं, तो पेंटागन ये पेंटागन होना चाहिए रेगुलर पेंटागन। अगर इसके साइड में, इसके
हर वर्टेक्स पे Q चार्ज रखा हो और सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा हो तो नेट फोर्स इस पे भी 0 होगा। अगर सपोज ये चार्ज मिसिंग हो तो जो नेट फोर्स होगा तो वो नेट फोर्स इसकी तरफ आएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, अगर सपोज ये R है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q बाय R स्क्वायर। ये मैंने कैसे बताया, अगर सपोज ये चार्ज होता तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होता और ये इसको रिपल कर रहा होता तो वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से नेट फोर्स 0 हो रहा होता, बट इसकी वजह से वो नेट फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा तो ओवरऑल जो फोर्स होगा वो इसकी वजह से जो नहीं लग रहा है उसकी वजह से इधर इस तरफ K³ बाय R स्क्वायर फोर्स होगा। अब अगर ऐसी मैं एक रेगुलर हेक्सागन बना लूं तो रेगुलर हेक्सागन बनाऊं, ध्यान रखें फिगर रेगुलर हेक्सागन बोल रहा हूं, हेक्सागन नहीं, और यहाँ कैपिटल Q। अच्छा सपोज इसके जो वर्टेक्स हो उस पे माइनस Q इस तरीके से चार्जेस हो तो इस पे भी जो नेट फोर्स होगा Q पे वो भी 0 होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए।